Hello, good morning to all of you. I hope कि पढ़ाई हो रही होगी। हम लोग इसके पहले टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में बात किए हुए थे कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स या बीजांड के प्रकार, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप भविष्य में नीट वगैरह देंगे, उसके लिए भी, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने आपको बताया कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, 6 प्रकार के ओव्यूल होते हैं। उसमें से 2 टाइप्स के जो ओव्यूल्स थे उसका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आर्थोट्रापस और एनाट्रापस, ये 2 ओव्यूल्स हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग तीसरा प्रकार का ओव्यूल्स लेने जा रहे हैं। दिस टाइप्स ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हेमीट्रापस ओव्यूल्स। नाउ लुक दिस, एक बार पुनः आपको बता दें, ये जो भाग है, जो छिद्र दिख रहा है, ये माइक्रोपाइल है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। माइक्रोपाइल, ये वाला भाग चलाजा है, और ये जो लास्ट का है, दिस इज द फ्यूनिकल। ये 3 संरचनाएं हैं जिनके आधार पर ओव्यूल्स का वर्गीकरण किया गया है। बात हम लोगों की हो रही है हेमीट्रापस ओव्यूल्स। तो हेमीट्रापस ओव्यूल्स में आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोपाइल, ये और ये चलाजा, ये एक सीधी क्षैतिज लाइन में स्थित होते हैं। तो माइक्रोपाइल और चलाजा एक क्षैतिज लाइन में, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तथा बीजांडवृंत, ये वाला जो भाग है, ये बीजांडवृंत बीजांड से इसके मध्य में जुड़ा होता है और इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल्स है, ये रेननकुलस में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार का जो ओव्यूल्स है वो है कैम्पाइलोट्रापस। कैम्पाइलोट्रापस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैम्पाइलोट्रापस का ओव्यूल्स है, ये भी हेमीट्रापस जैसा ही है, किंतु यह हेमीट्रापस से अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है। ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, यही कारण है कि इस प्रकार का जो ओव्यूल्स है, इसका ये जो माइक्रोपाइल वाला भाग है और ये चलाजा, ये दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते। अधिक मुड़े होने के कारण ये जो माइक्रोपाइल है, ये इस बीजांडवृंत माने फ्यूनिकल के नज़दीक आ जाता है। इस प्रकार के जो ओव्यूल्स हैं, इस प्रकार के ओव्यूल्स चिनोपोडिएसी तथा कैपिरिडेसी फैमिली में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दैट इज द एम्फीट्रापस। एम्फीट्रापस प्रकार का जो ओव्यूल है, यह कैम्पाइलोट्रापस से और अधिक मुड़ जाता है और इसका जो भ्रूणकोश है, यह घोड़े के नाल के समान हो जाता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि इसमें जो एम्फीट्रोपस है, एम्फीट्रोपस में जो उसका भ्रूण कोश है, ये घोड़े के नाल जैसा हो जाता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल्स है वो ब्यूटोमेसी
तथा एलिसमेसी नामक पौधों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द सर्सिनोट्रापस। सर्सिनोट्रापस ओव्यूल्स। ये जो सर्सिनोट्रापस ओव्यूल्स है, इसमें ये जो फ्यूनिकल है ये काफ़ी लंबा हो जाता है। अब फ्यूनिकल काफ़ी लंबा होकर ये बीजांड को चारों तरफ से घेर लेता है तथा इसका बीजांड जो है, अब जरा देखिए, ये है बीजांड। एक बार उल्टा होता है, इस तरह से मुंह इसका नीचे की तरफ जाता है, अब फिर ये पुनः ये सीधा हो जाता है और इस तरह से ये अपनी अक्ष पर एक बार उल्टा होता है फिर सीधा होता है, अर्थात अपने वृंत पर यह 360 डिग्री घूम जाता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल है वह नागफनी और कैक्टेसी कुल में पाए जाते हैं। यही 6 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं: आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, कैम्पाइलोट्रापस, हेमीट्रापस, एम्फीट्रापस एंड सर्सिनोट्रापस। Now I will talk about मेगास्पोरोजिनेसिस। अब हम लोग दीर्घ बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजिनेसिस की बारे में बात करेंगे। मेगास्पोरोजिनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन वह क्रिया है जिसमें दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दीर्घ बीजाणु अर्थात महाबीजाणु का निर्माण होता है। यही क्रिया दीर्घ बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजिनेसिस कहलाता है। वंस अगेन एक बार फिर से सुन लीजिए, वह क्रिया जिसमें दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका अर्थात मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 दीर्घ महाबीजाणु अर्थात मेगास्पोर का निर्माण होता है। यही क्रिया दीर्घ बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजिनेसिस कहता है। आपको नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाएंगे कि इसकी क्रिया कैसी होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिलहाल आप यहाँ पे जानिए कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो दीर्घ बीजाणु जनन के समय जो बीजांडकाय की जो अधः स्तरीय कोशिकाएं हैं, हाइपोडर्मल सेल्स, इनमें से कुछ कोशिकाओं का आकार वृद्धि कर जाता है, अर्थात ये अन्य कोशिकाओं से थोड़ा भिन्न हो जाती हैं और तब इनको प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल्स अर्थात प्राथमिक प्रप्रसू कोशिका कहा जाता है। नाउ लुक दिस डायग्राम। हम लोग डायग्राम देखें। ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाह्य परत है और इसके नीचे की यहाँ पे रेड कलर से बना हुआ है। ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में अपेक्षाकृत कुछ बड़ी हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल्स कहा जाता है। अब इसमें एक परिणत विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ऊपर वाली जो सेल्स है, ऊपर वाली सेल्स को प्राइमरी पेरिएटल सेल्स तथा नीचे वाली सेल्स को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। ना ये जो प्राइमरी पेरिएटल सेल्स है इसमें कुछ विभाजन होते हैं किंतु प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में विभाजन नहीं होते हैं। अब यह मेगा स्पोर मदर सेल जैसा व्यवहार करने लगती है। इस मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होती है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है। जब ये सभी चारों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तब इन्हें लीनियर टेट्राएड कहा जाता है। इस 4 मेगा स्पोर में से दीर्घ बीजाणु में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो डीजनरेट हो जाते हैं इनको हम नॉन फंक्शनल
या अक्रियात्मक मेगास्पोर यानी दीर्घ बीजाणु कहते हैं, और एक इसमें क्रियाशील होता है और इसे हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ये जो 3 डीजनरेट होते हैं ये इसको जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। आइए अब हम लोग बात करें कि वाकई में होता क्या है। तो ये जो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल्स है यह परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर बाहरी पेरिएटल सेल्स माने भित्ति कोशिका जो 1 या 2 बार विभाजित हो जाती है या बिना विभाजन के ही रहती है। बीजाणु जनन कोशिका अर्थात स्पोरोजिनस सेल्स का पुनः विभाजन नहीं होता है और यह इस प्रकार से दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका की भांति व्यवहार करती है, कार्य करती है। मेगास्पोर मदर सेल अर्थात दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और विभाजित होकर 4 अगुणित दीर्घ बीजाणु का निर्माण करते हैं जो प्रायः एक लंबवत चतुष्क में विन्यासित हो जाते हैं। इन 4 दीर्घ बीजाणुओं में प्रायः एक सबसे नीचे का जो दीर्घ बीजाणु होता है वह क्रियाशील रहता है तथा शेष जो 3 हैं ये नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर ये क्रियाशील जो मेगास्पोर है जो दीर्घ बीजाणु है उसका ये पोषण करने का कार्य करती हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोगों का बात आएगा मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश। हल्का सा इसके बारे में आपको हम अब ही आउटलाइन दे देते हैं। इसका नोट्स और डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको जाएगा। फिलहाल आप यहाँ इसके पहले देखे थे कि एक जो दीर्घ बीजाणु है वो क्रियाशील रहता है ना। अब इसका जो केंद्रक है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसमें पुनः विभाजित होता है और इस तरह से 2 माइक्रोपाइल की तरफ और 2 एंटीपोडल सेल्स की तरफ हो जाते हैं। फिर विभाजन होता है, अब 4 हो जाते हैं। एक कोशिका एंटीपोडल की तरफ से यानी दक्षिणी ध्रुव से, एक कोशिका माइक्रोपाइल इंड से ये मध्य में आ जाते हैं और फ्यूज करके ये पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और इस तरह से ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स बचते हैं इसे सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। नीचे की तरफ जो होते हैं ये एक अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं जिसमें 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और एक सेल्स होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। फिलहाल हम अपनी बातों को यहीं पे विराम करते हैं। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, वीडियो को बार बार देख रहे होंगे और इसकी सहायता से आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।